नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। और इस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 15 साल प्रदेश की बागडोर को संभाले रखा, डॉक्टर रमन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात करते हैं डॉक्टर रमन सिंह से। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका न्यूज स्टेट पर। नमस्कार जी नमस्कार डॉक्टर साहब। 15 साल प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद अब विपक्ष में बैठने का मौका आपको मिला है। सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे, मौजूदा सरकार ने 1 महीना पूरा कर लिया है, इस 1 महीने के कार्यकाल को कैसा आप देखते हैं? पंद्रह साल के बाद एक नई भूमिका में हम सब मिलकर कैसे छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को उठाने में सफल हो, कैसे जनता की बात को विधानसभा के माध्यम से और सड़कों तक उठाने का प्रयास करेंगे। जहां तक सवाल है 1 महीने पूरे होने पर, मैं इस बात को 2 प्रकार की असफलता मानता हूं। पहला तो प्रशासनिक असफलता जो सामने दिख रहा है, और दूसरा पक्ष है आर्थिक अराजकता का। प्रशासनिक जब असफलता की बात मैं करता हूं तो कैसे एकला चलो नीति, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर अकेले निर्णय लेकर बिना किसी नियम प्रक्रिया के पालन किए आगे बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिखता है जब हम देखते हैं कि आरक्षण के मुद्दों पे जब बात होती है तो आरक्षण के मुद्दे पर एक मंत्री बोलते हैं कि आरक्षण अभी लागू नहीं किया जाएगा। दूसरे दिन पुनिया जी प्रभारी का बयान आता है कि इसी सत्र में आरक्षण को मंजूरी दी जाएगी। ये समझ में नहीं आता कि यहाँ का कैबिनेट निर्णय ले रहा है कि पुनिया जी निर्णय ले रहे हैं और उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। ये एक प्रकार की प्रशासनिक स्थिति छत्तीसगढ़ में है। दूसरा और आश्चर्य होता है कैसे जल्दबाजी में निर्णय लेने का काम, बिना सोचे समझे निर्णय लेने का काम। डीजीपी की नियुक्ति जो छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, जो प्रशासनिक दृष्टि से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, डीजी पुलिस की नियुक्ति होती है, चालू प्रभार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट निर्देश है कि डीजी पुलिस की नियुक्ति के लिए चालू प्रभार दिया ही नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरा, यूपीएससी से कंफर्मेशन होना चाहिए जी। ये आप इतनी हड़बड़ी क्यों है? आप सुप्रीम कोर्ट की ने जो दिशा निर्देश दिया, जो फैसले दिए, उसको देखिए, यूपीएससी के गाइडलाइन देखिए, कम से कम इन बातों को तो छोड़ के रखें। तीसरा विषय, नान के विषय को लेकर बड़ा आश्चर्य होता है कि चालान पुटअप हो गया, रिपोर्ट पेश हो गई, उसके बाद एसआईटी का गठन हो रहा है। ये अजीब प्रक्रिया है जहां पे कानून को ताक में रहे। लोकायुक्त हाई कोर्ट का जज जांच कर रहा है, उसके ऊपर एसआईटी का गठन करना, और वो भी इतनी जल्दबाजी में कि एक अशासकीय सदस्य को भी उसका सदस्य बनाया जाना। तो ये जो प्रशासनिक हड़बड़ी में लिए गए निर्णय हैं, उस निर्णय के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ये राज्य सरकार की प्रशासनिक असफलता ही नहीं है, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं समझता हूं कि हमको और बेहतर करना पड़ेगा। सीएजी की रिपोर्ट आई जी। सीएजी की रिपोर्ट में समानता उसको पीएससी को जाता है, विधायकों की समिति बनी है, पीएससी उसको देखता है और उसके बाद वो अनुशंसा करता है कि इसकी जांच किससे कराई जाए, क्या कार्रवाई की जाए। बिना सीएजी के में रिपोर्ट प्रस्तुत है सीधा ईओडब्ल्यू को सौंपे जाना, ये अपने आप में एक अजीब निर्णय है जो इस प्रदेश में संभवतः पहले हुआ नहीं, क्योंकि विधानसभा की समिति का एक अधिकार है, उसका एक ताकत है, उसको एक शक्ति मिली है। कम से कम उस शक्ति का तो और उस अधिकार का क्रियान्वयन करने की शक्ति तो नहीं छीननी चाहिए। ये हालत है। आर्थिक अराजकता की बात कर रहा हूँ। मुझे दूसरा पहलू यही बताना चाहता हूँ कि आर्थिक रूप से क्या स्थिति प्रदेश की बनी, क्या निर्णय होने। सारे निर्माण कार्य, सारे विकास कार्य के सारे काम ठप कर दिए गए हैं। सड़क के निर्माण से लेकर सिंचाई से लेकर पीडब्ल्यूडी से लेकर पंचायत के सारे काम, जितने भी काम ट्राइबल एरिया में चल रहे थे, वो चाहे अलग अलग मत से हो, प्राधिकरण के माध्यम से होने वाले काम थे, वो सारे के सारे बंद। पंचायत को, सरपंच को दिए जाने वाला फंड जो दिया गया था, वो सारे पैसे वापस ले लिए गए। एक प्रकार से राजनीतिक आर्थिक अराजकता की स्थिति बनी हुई है, पलायन की स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। क्या हुआ? बड़े बड़े वादे, लोग आज इंतजार कर रहे हैं 1 महीने के बाद कि भैया, लोगों का कि युवकों को 10 लाख रुपया दिया जाए, 25
22,500 रुपया 10 लाख युवकों को दिया जाएगा। बजट में क्या उसका प्रावधान करेंगे? बिजली बिल हाफ की बात करते हैं, आज क्या स्थिति है? लोग बिजली का बिल पटाना बंद कर दिए हैं। ये सारी स्थिति बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणा करने के बाद कर्जा माफी भी आधा और अधूरा है। डॉक्टर साहब, जिसका कर्जा माफ करने की बात की है, जिन तमाम मुद्दों को लेकर डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं, यही लग रहा है कि पूरे तरीके से मंत्री घोषणा करता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के भी कर्ज माफ किए जाएंगे। दूसरी तरफ अभी हो रहा है सहकारी बैंक हो रहा है, शॉर्ट टर्म लोन को माफ किया जा रहा है, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म लोन के लिए बात नहीं हो रही। किसान तो उम्मीद किया था कि सारे कर्जे माफ होंगे। इस प्रकार से ये दो स्थिति पूरे प्रदेश में जो दिख रहा है कि 1 महीने के कार्यकाल एक आधार बनता है, भूमिका बनती है। आने वाले 5 साल के लिए जो घोषणा पत्र में आपने वादा किया था उसके क्रियान्वयन के लिए दिशा तय होता है। और ये जो निर्णय 5-6 जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं, ये तो अभी सिर्फ 1 महीने के हैं। इस 1 महीने के निर्णय में जहां डॉक्टर साहब जिन तमाम मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उससे यही लग रहा है कि 1 महीने का जो सरकार का कार्यकाल रहा है, आप पूरी तरह से खुश नहीं है इससे। और जिस तरह से सरकार ने शुरुआत में फैसले लेने शुरू किए। बहरहाल आप SIT का जिक्र करें डॉक्टर साहब, SIT का आप जिक्र कर रहे थे, झीरम घाटी हत्याकांड को सिर्फ कांग्रेस का एक लोक लुभावन घोषणा पत्र या फिर 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी? जो नहीं, एक प्रभाव रहा, घोषणा पत्र का प्रभाव रहा, ज्यादा आकर्षक था, इसलिए ज्यादा वोट मिल गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन सिंह हमसे बात करने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बड़ी जिम्मेदारी आप निभाने जा रहे हैं। अब केंद्रीय राजनीति की तरफ आप बढ़ते हुए उपाध्यक्ष अब आप बीजेपी में हो चुके हैं। 15 साल प्रदेश की बागडोर आपने संभाली। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़े थे। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात यहां पर रखी है। कुछ सवाल और भी पूछे जाने थे जो कि रह गए। कोशिश करेंगे अगली बार जब मौका मिले तब एक बार फिर से उनसे बात करें और इन सवालों पर भी चर्चा हो। बहरहाल कांग्रेस सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। 1 महीने का जो अब तक का कार्यकाल रहा है भूपेश बघेल की सरकार का, उससे वो सीधे तौर पर नाखुश दिखाई दिए। जिस तरह से SIT को लेकर गठन किया गया हो या फिर DGP जैसे बड़े पद पर जिम्मेदारी हो, इसके अलावा और जो दूसरे फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं, राजनीतिक के साथ साथ राजनीति के लिहाज से भी और राजनीति के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी जो सरकार की नीतियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं इस 1 महीने के कार्यकाल में, उसको लेकर अपना पक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने यहां पर रखा है। फिलहाल सीधे तौर पर तो उन्होंने नहीं कहा कि 2019 के बाद अगर वापस बीजेपी की सरकार केंद्र में आती है तो किस तरह की भूमिका उनकी रहेगी, लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर यही कहा कि पार्टी के एक सिपाही के तौर पर वो काम कर रहे हैं। जो भी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी उस जिम्मेदारी को वो पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। सवाल उनसे ये भी था कि झीरम घाटी मामले में जो SIT का गठन भूपेश बघेल की सरकार की तरफ से किया गया, तब यही उनकी तरफ से कहा गया कि NIA की तरफ से जांच की गई थी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस वक्त वजूद में आई जब केंद्र में कांग्रेस नीत गठबंधन यानी कि UPA की सरकार थी। गृह मंत्री कांग्रेस के ही नेता थे और ऐसे में जिस NIA का गठन UPA सरकार ने किया था उसी ने इस झीरम घाटी हत्याकांड मामले की जांच की है। ऐसे में इससे ज्यादा और इस पर क्या कहा जाए। बहरहाल बदलावपुर नहीं बल्कि बदलापुर को लेकर एक बार फिर से उनकी तरफ से सवाल किए गए हैं प्रदेश सरकार पर। जिस तरह से अलग अलग मामलों को लेकर SIT की जांच की जा रही हो या फिर कनेक्शन इनका जोड़ने की कोशिश की जा रही हो सीधे तौर पर उनसे या फिर बीजेपी नेताओं से, इसको लेकर भी वो नाराज यहां पर दिखे हैं। बहरहाल एक सिपाही हैं बीजेपी के और जिस तरह से उन्हें अब तक जिम्मेदारी दी गई है उसी तरह से आगे वो काम करते रहेंगे। लेकर SIT गठन का फैसला भूपेश सरकार की तरफ से किया गया कि आपकी सरकार ने सही तरीके से ठीक तरह से जांच नहीं करवाई थी क्या? और विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे और हम विपक्ष की भूमिका में सजग प्रहरी की दृष्टि से काम करेंगे। डॉक्टर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो जी डॉक्टर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
चलिए, संपर्क शायद लगता है टूट गया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे लगातार हम बात करते रहेंगे। इस शुरुआत के 1 महीने का जिस तरह का कार्यकाल भूपेश बघेल सरकार का रहा है, प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज हुई है और इस सत्ता पर काबिज होने के बाद पिछले 1 महीने में जिस तरह के फैसले लिए गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह उन फैसलों को लेकर अपनी राय यहां पर रखते हुए, चाहे एसआईटी बनाकर जांच के मामले हों या फिर कोई और मामले हों, ये उनकी तरफ से यहां पर कहा गया कि हड़बड़ी में दरअसल बघेल सरकार फैसले ले रही है। चलिए, एक बार फिर से डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह की प्रतिक्रिया आपकी तरफ से दी गई है इस 1 महीने के कार्यकाल पर, इस नई सरकार पर, खुश कहीं से भी आप नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे जो फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हों। इसी कड़ी में एक फैसला एसआईटी को लेकर लिया गया है, झीरम घाटी हत्याकांड के मामले को लेकर। क्या आपकी सरकार के कार्यकाल में ठीक तरह से जांच नहीं हुई थी? आपका क्या टेक है इस पर? एसआईटी का गठन झीरम में करना सरकार का निर्णय, एनआईए के गठन किसने किया था? एनआईए के गठन की घोषणा किस सरकार ने किया था? यूपीए के सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी थे, इनके केंद्र में सरकार थी, केंद्र में गृह मंत्री थे। एनआईए का गठन उन्होंने किया, उसकी प्रक्रिया उन्होंने शुरू की जांच के लिए। ये सेंट्रल एजेंसी है, केंद्र की एजेंसी है। एनआईए एक छोटी एजेंसी नहीं है। उस एजेंसी की रिपोर्ट और उसकी समीक्षा करने की अपेक्षा आप एसआईटी का गठन कर रहे हैं, अच्छा है, करिए। एसआईटी के गठन की कोई आपत्ति नहीं है, मगर जो एनआईए ने जांच किया है उस विषय को देखिए, उसकी समीक्षा करिए और उसमें भी अभी जो जांच की प्रक्रिया चल रही है न्यायाधीश से, उस प्रक्रिया की रिपोर्ट देखिए और उस पर आगे बढ़िए। जी डॉक्टर साहब, इन सब के बीच अब सवाल जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर आई थी और उन प्रतिक्रियाओं में यह था कि दरअसल ये बदलापुर की तरह काम यहां पर किया जा रहा है। कौन से ऐसे फैसले जिसको लेकर आपको लगता है कि बदला लिया जा रहा है सरकार से? सरकार की जो नीति है और सरकार जिस प्रकार आगे बढ़ के काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ यानी आप एसआईटी का गठन करते हैं, इतनी हड़बड़ी में एसआईटी का गठन कर रहे हैं। यदि आपको उस मामले की जांच करना है तो लोकायुक्त तो जांच कर रहा है नान के मामले में, उस जांच की रिपोर्ट देखिए। चालान पुटअप हो गया है, चालान पुटअप होने के बाद इंतजार कीजिए, न्यायालय के ऊपर भरोसा करिए। न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि कोई मामला कोर्ट में पेश हो चुका है, उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ है। तो मैं इसलिए इसको कहता हूं कि आप हड़बड़ी में, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए जिसका जनता पे अच्छा असर ना पड़े। जी, चूंकि न्यायालय का आप जिक्र कर रहे हैं, नान घोटाले के मामले की जो जांच की जा रही है एसआईटी की तरफ से, अब उस केस में एक डायरी मिली है, ये भूपेश बघेल यहां पर कह रहे हैं। बहरहाल इसमें यह भी कहा गया है, एक हलफनामा भी इसमें दायर किया गया है और ये कि सीएम साहब और सीएम मैडम जैसे शब्दों का इस डायरी में इस्तेमाल है और सीधा संबंध इस आप से जोड़ा जा रहा है, इसका जो डायरी में नाम मिले हैं उसका। देखिए, ये सारे विषय पूरी स्पष्ट रूप से न्यायालय की प्रक्रिया में जाएगा और न्यायालय की प्रक्रिया में सारी चीज स्पष्ट हो जाएंगे। आज जो नाम जोड़े घटाए जाने की प्रक्रिया हो रही है वही तो एसआईटी कर रहा है। इसके ये मूल विषय यही है कि राजनीतिक दृष्टि से जो बेहतर लगे, सुविधाजनक, उन नामों को जोड़ने और घटाने के लिए दबाव की राजनीति चल रही है। जी, इन सब के बीच 15 सालों तक जिस तरह से आपने छत्तीसगढ़ को चलाया, क्या इस बात का अंदाजा था आपको कि बीजेपी महज 15 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी? कहां कमी रह गई, कहां वो चूक रह गई? लोग तो अगर आप तो चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर थे, उसके बाद मोबाइल फोन वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए। कई ऐसी योजनाएं आपने चलाई जिसको शायद सोचा भी नहीं होगा किसी पार्टी ने। 15 साल विकास के, डेवलपमेंट के 15 साल में बहुत सारी योजनाएं आई, वो चाहे पीडीएस के योजना हो, पेडी प्रोक्योरमेंट का सिस्टम हो, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए योजना बनाई। मगर मुझे लगता है कि 15 साल के सरकार के बाद कहीं न कहीं जनता के मन में लगा कि ये 15 साल की सरकार के बाद एक नई सरकार को अवसर देना चाहिए। ठीक है,
नया अवसर मिलता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई है और उसमें चिंता करने की बात नहीं है। हम फिर मजबूती से खड़े होंगे और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, कार्यकर्ताओं को संगठित करेंगे। निश्चित रूप से आगे फिर सफलता मिलेगी और आने वाले लोकसभा में ही इसका रिजल्ट आपको दिखेगा कि 11 में से अधिकांश लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। जी, कार्यकर्ताओं का चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं, इस हार को लेकर भी कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने की कोशिश कार्यकर्ताओं पर की गई थी। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए ट्वीट किया कि अगर हार का ठीकरा उन पर क्यों फोड़ते हैं, अगर जीत का सेहरा आप खुद बांधते हैं तो। मैंने पहले दिन, शायद उनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, पहले दिन पहले सेकंड कहा कि जीत का श्रेय यदि मुख्यमंत्री को जाता है, कप्तान को जाता है, उसको ताली मिलती है, तो हार के लिए भी जवाबदारी लेने के लिए तैयार होना चाहिए, उतना नैतिक साहस होना चाहिए। मैंने पहले दिन पहले सेकंड ही कहा था कि इसके लिए जवाबदारी यदि कोई है तो डॉक्टर रमन, इसमें कहीं पीछे हटने का नहीं है। और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान बढ़ाते हुए, आगे बढ़ते हुए हम फिर छत्तीसगढ़ में एक बार वापस भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। क्या हार के बाद बीजेपी में खलबली है? क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं सरोज पांडे, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि लोकसभा चुनाव रमन सिंह यानी कि आपकी अगुवाई में नहीं लड़ा जाएगा, जबकि पार्टी ने तो आपको उपाध्यक्ष बनाया है। लोकसभा का चुनाव किसी को बोलने बताने की जरूरत नहीं है। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से एक बार 2019 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। हम जैसे कार्यकर्ता लगेंगे, सब लगेंगे। नेतृत्व तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है। जी, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ से हटाकर केंद्र में बुलाया गया, जबकि आपने इस बात को लेकर इनकार भी किया था, तो आपकी मर्जी के खिलाफ कि आपको वहां पर उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये आपका कद बढ़ाया गया या घटाया गया प्रदेश की राजनीति से आपको दूर करके? दायित्व तो बदलता रहता है, हमेशा बदलता है। कभी जिला अध्यक्ष का काम किया, कभी प्रदेश अध्यक्ष का काम किया, कभी केंद्र में मंत्री रहा, कभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहा। नया दायित्व मिला है प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, तो छत्तीसगढ़ के सहित अन्य राज्यों में भी जहां दायित्व होगा वहां काम करेंगे। हम लोग तो सिपाही हैं, जहां मोर्चे में लगा दे वहां तैयार रहते हैं। सिपाही तो सभी हैं, लेकिन सिपाहियों में भी एक हायरार्की सिस्टम होता है, एक ऑर्डर होता है, सीनियरिटी और जूनियरिटी को लेकर अलग अलग पोस्ट भी होती है। तो ये आपका डेपुटेशन हुआ है, इसे कैसे देखा जाए? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। शिवराज जी, वसुंधरा जी, डॉक्टर रमन, 3 को यदि बनाया गया है तो पार्टी ने सोच समझकर बनाया होगा। हमसे कुछ काम लेना चाहते हैं, जो भी दायित्व, जो भी काम देंगे हम लोग मजबूती से करेंगे। क्या डॉक्टर रमन सिंह अगला लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये निर्णय मुझे नहीं लेना है। अभी तो मैं विधायक हूं, आगे का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व क्या लेता है ये मुझे अभी जानकारी नहीं। लेकिन आपसे जाहिर है आपसे पूछा तो जाएगा इस बारे में, और जिस तरह की भूमिका आपकी रही, 11 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ से निकल कर आती है। जब आप मुख्यमंत्री रहे, 9 से लेकर 10 सीटें हर चुनावों में आपने जितवा कर वहां पर भेजी हैं। मजबूत किया है आपने पार्टी को प्रदेश में रहते हुए। अभी भी मजबूत करेंगे और कोशिश करेंगे कि 11 में से अधिकांश लोकसभा सीटों में हम जीत के आए। कितना आसान या कितना मुश्किल है ऐसे वक्त में जब विधानसभा चुनावों में महज 15 सीटों पर आप सिमट कर रह गए? कठिन है, मगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये लोकसभा चुनाव जो आने वाले वक्त में होने जा रहा है, कभी भी इसका फरवरी के बाद ऐलान हो सकता है, मार्च में। रमन सिंह की भूमिका को किस तरीके से देखा जाए? क्या एक बार फिर से अगर 2019 में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होती है तो रमन सिंह छत्तीसगढ़ को छोड़कर दिल्ली में दिखाई देंगे? ये तो काल्पनिक प्रश्न है कि मेरी भूमिका यहाँ रहेगी कि दिल्ली में रहेगी, कि ये आज के तारीख में इस पे कहीं कोई चर्चा करना उपयुक्त नहीं मानता।
आज जो भूमिका है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका है, आज जो भूमिका है एक विधायक के नाते छत्तीसगढ़ के विधानसभा में उपस्थिति का, और जो दायित्व रहेगा उसमें हम लोग आगे काम करेंगे। कल क्या होता है ये निर्णय तो हमने हमेशा संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर छोड़ा है। जैसा निर्णय होगा वैसे ही हम लोग उसका क्रियान्वयन करेंगे। जी, लेकिन लोकसभा चुनावों को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि बहुत अहम ये चुनाव हैं, और इससे पहले जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है वो परफॉर्मेंस दोहराने की बात भी आप कर रहे हैं, लेकिन कैसे दोहरा पाएंगे जबकि हारे हुए नेताओं पर ही आपने जिम्मेदारी दे दी। 3 क्लस्टर में बांटकर जिन 3 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई वो खुद अपना चुनाव हार चुके हैं। देखिए, संगठन में हार और जीत तो हमेशा होता है, लगातार जीतते रहते हैं, कभी हारते भी हैं, कभी जीतते हैं। हम सब लोग कभी न कभी असफलता को देखे हैं, वहीं से सबक सीखे हैं, वहीं से कुछ आगे बढ़ के काम किए हैं। यदि उन नेताओं के ऊपर जवाबदारी है तो संगठन ने वो दायित्व दिया है कि वहाँ के काम का संयोजन करें, तो ये तो दायित्व का बंटवारा होता रहता है। कभी कोई मंत्री बनता है, कभी कोई पदाधिकारी बनता है। अभी लोकसभा के प्रभारी बनाए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। संगठन में ऐसे दायित्व मिलते रहते हैं। चुनाव तक के लिए जवाबदारी दी गई है, उसका क्रियान्वयन करेंगे, अनुभवी लोग हैं। लेकिन इन सब के बीच जब नेता प्रतिपक्ष को लेकर चुनाव की बात आई उस वक्त भी बीजेपी में अलग अलग तरह की बयानबाजी आई। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने तो यहां तक कह दिया हमसे बात करते हुए कि उन्होंने खुद आपसे सवाल कर लिया, क्या नेता प्रतिपक्ष का पद आपको शोभा देता है। इसके बाद आरोप ये लग रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं खुद पार्टी के अंदर से कि आप ही के कहने पर धर्मलाल कौशिक को जिम्मेदारी दी गई, तो इस तरह से क्यों हो रहा है पार्टी के अंदर? नहीं, पार्टी में निर्णय होता है, संगठन में विधायकों से बातचीत होती है, प्रभारी आते, पर्यवेक्षक आते हैं, चर्चा होती है, राय लिया जाता है, विचार लिया जाता है, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है कि बहुमत के आधार पे सबकी राय का आदर करते हुए सभी लोग सब राय में सहमत हो जाएं, ये कहना कठिन होता है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में वैचारिक रूप से स्वतंत्रता बोलने की रहती है लोगों को, लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, मगर मैं कहता हूं कि प्रजातंत्र में इस बात को हम लोग लेके चलते हैं। कुछ विचार व्यक्त किया तो किया, ठीक है, और आगे बढ़ गए। अब नेता प्रतिपक्ष के चयन हो गया, उसके नेतृत्व में पूरा प्रदेश काम करेगा। जी, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल अगर आपकी इजाजत हो तो। चलिए, वक्त की कमी थी। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल यही आपसे, क्योंकि आप जनतंत्र की बात कर रहे हैं कि अब ये लोकशाही है, ये राजतंत्र नहीं जनतंत्र है, जनता ही जनादेश देती है। 1 महीना हो चुका है और इस 1 महीने के दौरान उस वजह तक तो आप पहुंच ही गए होंगे। आखिर वो कौन सी कसक रह गई जिसे आप पूरा नहीं कर पाए, जनता के लिए वो कौन सा काम नहीं कर पाए जिसकी वजह से आपको आज विपक्ष में बैठना पड़ा, वो भी इतने कम मार्जिन के साथ? क्या कुछ वजहें सामने आ पाई? मुझे लगता है कि घोषणा पत्र कांग्रेस की ज्यादा आकर्षक था, मतदाताओं को ज्यादा आकर्षित किया, किसानों को ज्यादा आकर्षित किया, इसलिए ज्यादा वोट मिले। एक ही कारण है, यदि एक कारण पूछेंगे तो। जी, और क्या हो सकते हैं